हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। तो आपको पता है जनरली क्या होता है कि टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो उसके आगे भी टाइप्स होते हैं, जैसे एपिथेलियल के स्क्वामस, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड, आगे कितने सारे टाइप्स होते हैं वो हमने सारे डिटेल में पढ़े हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज पढ़ेंगे, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर हो जाए और 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जैसे हमारा ब्लड है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोस टिश्यू हो गया, मास्ट सेल हो गया, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। ये ना बहुत हमारी बॉडी के ना ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स में मिलता है ये, ठीक है ना, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसकी। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन ह्यूमन बॉडी एंड फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। Connective tissue are of different types like from soft gel like to flexible and hard type, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाने जाने वाला टिश्यू है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा इसकी कह सकते हैं अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो इसमें बोला गया है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बड़े अलग अलग तरह के हैं। कई सॉफ्ट हैं, कई फ्लूइड है, कई फ्लेक्सिबल है, कई हार्ड है। अब आप सोचो कैसे? जो हमारा एडिपोस टिश्यू है वो स्मूथ सरफेस है पर थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू अपने बाकी टिश्यूज के साथ जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब जो ब्लड है वो फ्लूइड है। आपको पता है जो ब्लड है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू है, बट वो फ्लूइड लाइक है ना। फ्लूइड है ना, फ्लूइड की तरह होता है। पानी पानी नहीं कह सकते, और थोड़ा डेंस होता है, विस्कस होता है, ठीक है ना। एक फ्लूइड की तरह है, आप इतना मानो, ठीक है। जो लिगामेंट्स हैं वो लिगामेंट्स क्या होती है? पतली पतली होती हैं, जो दो बोन्स को जोड़ती हैं, वो भी लंबी होती हैं, ठीक है ना। ये भी बड़ी तरह की होती है। उसके बाद मास्ट सेल्स हो गए, सेल्स आपको जैसे नाम से पता लग रहा है कि सेल्स, ठीक है ना। ऐसे कार्टिलेज, पता ना, सॉफ्ट बोन भी जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारे एयर्स वगैरह बने होते हैं मोस्टली कार्टिलेज टिश्यू से, ठीक है ना। वहाँ पे पाए जाते हैं। कार्टिलेज बोन होता है, उसके ऊपर पाए जाते हैं कार्टिलेज टिश्यू। जो ईयर्स हो गए, नोज हो गए वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद में हम एक टॉपिक इसके जो मतलब कि एक एक क्लासिफिकेशन, इसकी जो एक एक करके क्लासिफिकेशन इसके देखते हैं कि कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं लिगामेंट की, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होते हैं? अ लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, अटैच बोन टू बोन एंड हेल्प इन अ मूवमेंट। लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन एंड जॉइंट्स एंड होल्ड देम इन प्लेस, ठीक है। इसमें क्या है कि जो लिगामेंट वो होता है जो बोन्स को, एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। जो एक बोन को दूसरे मसल के साथ, जो एक बोन को मसल के साथ जोड़ने में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं टेंडन, ठीक है। और जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच करने में हेल्प करता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फाइब्रस याद रखना, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये हमारे जॉइंट्स वगैरह में ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे नी में हमारे 3 लिगामेंट होते हैं, कौन कौन से? ACL, PCL, MCL, ठीक है। इतना डिटेल में जाना, आप इतना याद रखो क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ऐसे। अब है एडिपोस टिश्यू, कहते हैं एडिपोस टिश्यू आर कॉल्ड फैट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ फैट कॉल्ड एडिपोसाइट्स, ठीक है। दिस टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, वैट, बैट एंड BRAT। ये मोस्टली कम पाया जाता है, बट कहते हैं, समझ लो आप इसका क्या मतलब है। वाइट एडिपोस टिश्यू, ब्राउन एडिपोस टिश्यू, ब्राइट एडिपोस टिश्यू, ठीक है। जो एडिपोस टिश्यू है वो एक्चुअल में फैट टिश्यूज है, ठीक है। जो ये जो अपने एडिपोस टिश्यू होते हैं ना, ये मोस्टली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ फैट कॉल्ड्स एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट जो फैट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ये पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं जैसे मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वैट, वाइट एडिपोस टिश्यू। White adipose tissue surrounds by the structural network of fibers and are of white in color. These adipose tissue store energy from body and they provide support and protection to body, ठीक है। जैसे white adipose tissue की बात करें तो ये मतलब कि जो white adipose tissue होता है वो सराउंड मतलब घिरा होता है किससे? फाइबर से, ठीक है। जो white adipose tissue है वो एनर्जी स्टोर करता है, मतलब कंजर्व करता है। इन केस हमारे बॉडी को कई दिनों से खाना नहीं मिला या फिर हमारे बॉडी में थोड़ा सा ग्लूकोज की कमी होती है, कार्ब्स की कमी होती है, तो white adipose जो टिश्यू होता है वो मेटाबोलाइज स्टार्ट होता है होना अपने आप में, ठीक है ना। तो वाइट एडिपोस टिश्यू मेटाबोलाइज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है और प्रोटेक्शन भी करता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। प्रोटेक्शन भी करता है बॉडी की, ठीक है। तो अब बात करते हैं ब्राउन एडिपोस टिश्यू की। जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू है आर पेल ब्राउन इन कलर एंड हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ न्यू बॉर्न्स, ठीक है। जैसे कहते हैं जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू ना पेल येलो कलर का है और हमारे न्यू बॉर्न्स होते हैं ना उसमें मोस्टली ना ब्राउन एडिपोस टिश्यू पाया जाता है। वो उनके लिए बहुत नेसेसरी होती है उनकी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्राइट एडिपोस टिश्यू की। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर कांटा केची, ठीक है। ब्राइट एडिपोस टिश्यू आर अमेलगम ऑफ वाइट एंड ब्राउन एडिपोस टिश्यू। बताया गया जो ब्राइट एडिपोस टिश्यू है इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था कांता केची के द्वारा, ठीक है।
और उसके बाद बोला कि जो ब्राइट एडिपोज टिश्यू है एक्चुअली में अमेलगम मिक्सचर ऑफ किसका है, वाइट एडिपोज टिश्यू का और ब्राउन एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। तो यहाँ से पता लग गया ये हमारा हो गया एडिपोज टिश्यू। एक्चुअली में इन सब के बहुत फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो ये ना बहुत वास्ट बन जाएगा आपको। मैं ऊपर से ज़्यादा इसके क्या है देखो, ये चाहे आप एग्जाम में मतलब ना तभी चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे को फंक्शन नहीं पूछा, इसमें हमारे को बस पूछा है कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। बाई चांस कभी आपसे पूछे जैसे स्पेसिफिक टॉपिक बन गया कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज एडिपोज टिश्यू, व्हाट्स देयर फंक्शन, तब आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। वैसे आप एक बार रीड कर लो। वाइट एडिपोज टिश्यू कंटेन्स फैट goes to stomach, small intestine. Any of these fat is small intestine convert to fatty acid by our enzyme lipase, and this fatty acid acyl molecule is not miscible in a aqueous solution. For miscibility molecule with catein is used. मतलब इसमें ये बताया गया कि जैसे जो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारे जो मतलब कि हमारे स्टमक से सीधा इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे ये मेटाबोलाइज होता है, फिर कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, ठीक है। कौन से एंजाइम के द्वारा एक मेटाबोलाइज होता है, एंजाइम लाइपेज के द्वारा, ठीक है। ये हमारा जो वाटर में सोल्युबल नहीं होता, वाटर सोल्युबल नहीं होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। एसाइल इज नॉट डायरेक्टली एंटर, जो मतलब कि बताया जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये जो एसाइल है वो डायरेक्टली नहीं एंटर कर सकता, ठीक है ना। अब बोलोगे एसाइल क्या है, जो हमारा फैटी एसिड है ना ये ना एसाइल मॉलिक्यूल एक्चुअल में, ठीक है। आपने कभी आप आगे फर्दर पाथवेज पढ़ोगे, जैसे हमारे काफ़ी आगे पाथवे आएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम पाथवे, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे, तो उसमें आप इसका पूरा पढ़ोगे कि कैसे फैटी एसिड बनते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, कौन से एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए होते हैं, ठीक है। उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। आप इतना ही याद रखो बस, जैसे इसमें एक चीज करो, जो एसाइल मॉलिक्यूल है उनकी जब बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है यही, अब देखो मैं बताता हूँ मैं, जो एसिटाइल कोएंजाइम एक और एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर बनाएंगे हमारे आगे एसिटाइल एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है। तो ऐसे ये चेंज चलता रहता है, चेंज चलता रहता है। उसके बाद ये बनाते हैं एक हमारा स्टेरॉइड, स्टेरॉइड कह सकते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, ठीक है। ये पाथवे में आप पढ़ोगे आगे बायोकेमिस्ट्री वगैरह में। तो इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है डिटेल में। अब बात करते हैं ब्लड की, ठीक है। ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मेनली कंपोज्ड ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आपको पता है ब्लड, आपने देखा भी होगा ब्लड, ठीक है। अपना देखा होगा, फिर किसी और का देखा होगा, कई कट वगैरह लग जाता है, ब्लड आता है, ठीक है। जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। वो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ब्लड में, एक्चुअल में हमारे को ना जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ब्लड, ठीक है। एक होते हैं प्लाज्मा, एक होते हैं सेल्स। अब बोलोगे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारा थोड़ा ऐसे कह सकते हैं येलोइश कलर का होता है ना, येलोइश कलर का, जो सीरम्स और अपने आइंस वगैरह कंटेन करता है, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं उसमें 3 टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होते हैं वो आपको पता ही ऑक्सीजन कैरिंग होते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं हमारे ऑर्गन्स को देने के लिए, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी होते हैं जो हमारे को डिफेंस में काम करते हैं, हमारे मतलब कि हमारे को डिसीज से बचाते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं। डब्ल्यूबीसी में जैसे हमारे हो गया टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, ये सब बनाते हैं मैक्रोफेज। तो प्लेटलेट्स हो गए हमारे, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपको पता है क्लोटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं हमारे को। अगर कहीं कट लग जाए तो वहाँ पे क्लोट बन जाता है, नहीं तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस हो सकता है। तो उन केसेस में हमारे प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पे क्लोट बनाते हैं। तो आपको पता लग गया इन तीनों क्या फंक्शन है। ये हमारा ऑक्सीजन लेके जाता है, ये हमारा अपना डिफेंस में काम करता है, ये हमारा क्लोट बनाता है। जो प्लाज्मा है ये हमारा ब्लड वॉल्यूम मेकअप करके रखता है, मतलब कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम बना के रखता है, ठीक है। जैसे शॉक वगैरह लग जाता है ना किसी को, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा शॉक हो जाता है, काफ़ी तरह के होते हैं, मतलब जैसे कि हीट की वजह से शॉक लग जाता है तो वहाँ पे ना स्वेलिंग वगैरह होती है, इन्फ्लामेटरीज, हमारे जो इन्फ्लामेटरी ल्यूकोट्राइंस, इंटरल्यूकिन्स वगैरह आके वहाँ पे कलेक्ट होकर वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट कर देते हैं। तो उन केसेस में हम ना प्लाज्मा वगैरह ना एज ए आर्टिफिशियली देते हैं कि जिससे, क्योंकि प्लाज्मा भी ना कई एंटीबॉडीज वगैरह कंटेन करता है, ठीक है ना, ये भी हमारे को डिफेंस में बचाता है। और प्लाज्मा वगैरह ना अगर किसी का हैवी ब्लड लॉस हो जाए ना तो हम प्लाज्मा भी चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड चढ़ाते हैं वैसे प्लाज्मा भी चढ़ाते हैं, ठीक है। उसको मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी मतलब कि जो प्लाज्मा है ना, जैसे ब्लड तो हम किसी दूसरे इंसान के से भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ठीक है, दूसरे ह्यूमन से भी। बट हम जो प्लाज्मा है ना एज ए पाउच में ही आता है, ठीक है ना। मोस्टली हम डायरेक्टली नहीं प्लाज्मा चढ़ा सकते, मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब कि हम ट्रांसप्लांट डायरेक्टली नहीं कर सकते प्लाज्मा। ये हम जो पाउचेज आते हैं ऑलरेडी जो पैकेट होते हैं प्लाज्मा के, वो हम जल्दी मतलब ज़्यादातर हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, ठीक है। दूसरे ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे ह्यूमन में, जिसको ब्लड की जरूरी होती है। ब्लड एक्चुअल में जो ब्लड होता है ना वो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंटेन करता है। तो मतलब ब्लड में यही तो नहीं है बस आरबीसी चाहिए होता है, ये अदर तीनों भी चाहिए होता है, क्योंकि आरबीसी अकेले सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी कमी हो जाए तो क्या होगा, उसका इम्यूनिटी लो हो जाएगा, मतलब कि इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो फिर क्या होता है कि हमारा जो क्लोट वगैरह नहीं बन पाता जल्दी, या फिर लेट क्लोट बनता है जिसकी वजह से हैवी ब्लड लॉस हो सकता है। अगर प्लाज्मा अगर शॉक वगैरह लग जाए तो उसमें प्लाज्मा चढ़ाते हैं
ये आगे कॉलेज के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, इनके क्या क्या स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। आप बस अभी तो ऊपर ऊपर से समराइज करके समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेम सेल्स की, आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी कंटेन स्टेम सेल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लेसेंटा एंड रेड बोन मैरो। मतलब कि आरबीसी स्टेम सेल कंटेन करता है। अब देखो स्टेम सेल दो तरह के होते हैं, प्लूरिपोटेंट एंड टोटीपोटेंट। अब जो प्लूरिपोटेंट होते हैं वो हेल्प इन रीजनरेशन में और ऑफ सेल की हेल्प में करते हैं, मतलब कि सेल को दोबारा बनने में हेल्प करते हैं। और जो वो अपना टोटीपोटेंट है वो रिपेयर, मतलब कि कोई किसी को डैमेज हो जाए आरबीसी को तो रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपको पता ही है जो हमारे ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो में निकलते हैं, बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है। सेल्स बिटवीन बोन्स आर कॉल्ड बोन मैरो। जो हमारे जो बोन्स है उसके अपर पार्ट में ना, जो अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट वहाँ पे ना बोन मैरो होता है। बोन मैरो भी दो तरह के होते हैं, एक हो गया अपना रेड बोन मैरो, एक हो गया अपना येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है वही मोस्टली मतलब कि अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं, मतलब कि ब्लड के, ठीक है, आरबीसी वगैरह। जो येलो बोन मैरो होता है वो ऐसा ना, उसको हम कह सकते हैं रिजर्वियर है, ठीक है। अगर जैसे रेड बोन मैरो काम नहीं कर पा रहा या फिर कोई डैमेज हो गया उसको, तो येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाएगा रेड बोन मैरो में, ठीक है। ये मोस्टली चाइल्ड्स वगैरह में होता है, ठीक है। अब इतना याद रखो, इसको ये होते हैं। उसके बाद हम इफ बोन मैरो हैव रेड कलर देन स्टेम सेल्स आर इफ ये बोलोगे कि जो अगर उसका रेड कलर है बोन मैरो को तो उसको हम रेड बोन मैरो कहेंगे, अगर इसको येलो कलर है तो उसको येलो बोन मैरो कहेंगे। जनरली जो येलो बोन मैरो नॉन रीजनरेशन नो रिपेयर ऑफ सेल्स में येलो बोन मैरो कोई रोल नहीं लेता रीजनरेशन और रिपेयरिंग ऑफ सेल में, बट अगर कभी लोड पड़े तो वो कन्वर्ट होता है रेड बोन मैरो में, ठीक है। आप इतना समझो कि रेड बोन मैरो ही सब कुछ करता है, येलो बोन मैरो समय आने पे जिम्मेवारी ले लेता है जब उसको लोड पड़ती है, ठीक है। अब है आरबीसी की, आपको पता है लाइफ स्पैन 128 डेज का होता है, ठीक है। उसके बाद वो जो आरबीसी वो डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब कि डिस्ट्रक्शन होती है उनकी, ठीक है, मतलब कि वो डायड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। जो अगले टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है वो है एक्चुअली में जो आरबीसी के ना, आप थोड़े ये भी देख लो अनीमिया से, अगर आरबीसी की कमी वगैरह हो जाए तो ये कुछ अनीमियाज वगैरह होते हैं, आपने सुना ही होगा अनीमिया क्या होता है। अगर हमारे ब्लड में आरबीसी का या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाए या फिर कोई भी ब्लड कंपोनेंट का, तो ये सब हो सकते हैं। या आप ऊपर से समझ लो कि ये क्या होता है, माइक्रोसिटिक अनीमिया क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो मैक्रोसिटिक अनीमिया होता है ये हमारे मतलब कि इमेच्योर आरबीसी बनते हैं। क्यों बनते हैं, इसमें हमारा विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब पर्नीशियस अनीमिया क्या होता है, इसमें हमारा जो मतलब कि फोलिक एसिड जिसको हम विटामिन B9 भी कहते हैं उसकी कमी की वजह से मतलब कि जो विटामिन B9 और B12 है ना, ये जनरली हमारे ना आरबीसी वगैरह के ना मैचुरेशन के लिए हेल्प करता है। मतलब मैचुरेशन बोले तो उसको मेच्योर, आप समझ रहे हो ना, मेच्योर क्या होना, उसको सूझबूझ देने वाला काम करता है, ठीक है। अगर आरबीसी को मेच्योर ही नहीं हो पाया तो अपना काम कैसे करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे को जो B9 और B12 जो हम कहते हैं साइनोकोबालामिन भी कहते हैं अपने B12 को, तो ना ये मैचुरेशन में और रीजनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, आरबीसी के। तो अगर इनकी कमी हो जाए तब भी कह सकते हैं हम डिफॉल्टी आरबीसी बनते हैं, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। बहुत तरह के अनीमिया होते हैं, अभी तो इसमें मैंने 3-4 ही बताए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करते हैं टॉपिक, अब जैसे डब्ल्यूबीसी वगैरह भी आप समझ लो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसको हम 2 टाइप्स में रखते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें आगे न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स आगे, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं ये हमारे डिफेंस में काम करते हैं, ठीक है। आपको मैक्रोफेज का तो आपने रोल सुना ही होगा, ठीक है। तो यही है कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। जो प्लेट्स है मैंने आपको बताया कि हमारे मतलब कि अखरोट वगैरह बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाने की लोड अभी। वैसे मैं नोट्स में सभी अपलोड कर दूंगा, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब कि जो कॉपी में लिखा वैसे मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा जैसे आरबीसी पे, जैसे मैं ब्लड पे एक टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा ये सब, ठीक है। कि उसके क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी तो कौन कौन से ब्लड के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो जो मैं ब्लड के ऊपर टॉपिक बनाऊंगा, मतलब वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो उसमें आपको मैं सारा डिटेल में समझाऊंगा ये सब। अभी मतलब कि हम कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं तो उसी के रिलेटेड करते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसके कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा बहुत समझ लो आप, ठीक है। अब इसके बाद आता है मास्ट सेल, ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब मास्ट सेल क्या है, देखो मास्ट सेल अगेंस्ट रिलीज ऑफ हिस्टामिन। आपने कभी सुना है कि एलर्जिक रिएक्शन होना किसी को तो फिर वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेता है, लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन। एक्चुअली में होता क्या है, देखो जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटीजन बोले तो अलर्जन, कोई जो एलर्जी करता है, जो एलर्जी
करता है उसे एलर्जन कहते हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पोलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके बॉडी में एलर्जी करे, ठीक है। जब वो एंटर करता है ना तो वो ना हमारे ना मास सेल्स के ऊपर ना रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बैठता है। और जैसे ये जो हमारा है ना मास सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो ना उसको क्या होता है कि फिर ना हमारी बॉडी ना एंटीबॉडीज जनरेट करती है उस एलर्जन के अगेंस्ट। तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज तो जनरेट करती है, बट इसकी ना डीग्रेनुलेशन होती है, ये भी टूट जाता है, जिसमें जो हिस्टामिन्स होते हैं ना इसके अंदर वो रिलीज होते हैं, ठीक है। अब रिलीज हुए उसकी वजह से क्या हुआ भाई, एंटीजन तो मर गया, एंटीबॉडी ने मार दिया, बट जो अंदर का ये कारनामा हो गया, इसका क्या होगा, जो ये हिस्टामिन्स होते हैं, बहुत अदर भी एलर्जन, बहुत तरह के इसके भी एलर्जन होते हैं, अकेले हिस्टामिन नहीं होते हैं, और भी कुछ कुछ होते हैं अलग अलग, ठीक है, पर मेनली हिस्टामिन ही होते हैं। ये ना निकल जाएंगे बाहर और ये आपके मतलब कि अलग अलग एलर्जिक रिएक्शन कर देंगे आपकी बॉडी में। समझो, एंटीजन आया, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाए, उसको मार दिया, बट उसके मरने से पहले उसने क्या किया, डीग्रेनुलेशन कर दिया, मतलब उसकी वजह से डीग्रेनुलेशन होगी सेल की, मास सेल की, जिसमें हिस्टामिन रिलीज किए, उसने आपको डिफरेंट टाइप्स के एलर्जिक रिएक्शन कर दिए, जैसे आपके जुकाम हो गया, रेडनेस होगी, ईचिंग होने लग पड़ी, ये एलर्जिक रिएक्शन ही होते हैं ना, फ्लशिंग होना, आईज में वाटरी आईज होना, तो डिफरेंट टाइप्स के हो गए। तो इसमें यही बताया गया कि जो मतलब कि मासल है वो हिस्सा लेता है हिस्टामिन की रिलीज करने में, जैसे आपको मैंने भी बताया ना वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि मासल्स आर वेसिकल्स की तरह होता है, मतलब कि प्रोटीन्स, अभी हम बोला राइबोसोम कंटेन प्रोटीन कॉल्ड वेसिकल्स, वेसिकल्स हैव ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, मासल्स कंटेन समथिंग एज इन इट, मतलब कि कुछ और भी कंटेन करता है, जरूरी नहीं कि हिस्टामिन ही अकेले कंटेन करेगा, उसके साथ और भी ग्लूकोडाइंस वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ एमिनो, जैसे मैं बताया प्रोटीन्स का होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनिमल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, दीज आर टू टाइप्स, प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स, जैसे होता है ना एसेंशियल अमीनो एसिड्स अलग होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अलग होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग होते हैं। इसमें आप इतना समझो कि मासल की क्या पता लग गया ना आपको क्या करता है, ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है, जैसे जो नॉन प्रोटीनियस है उसने हिस्टिडीन बनाना है, जो हिस्टामिन बनता है वो हिस्टिडीन से बनता है, याद है, हिस्टिडीन से बना, उसके बाद ये प्रोसेस हुआ है, ये आपको रिएक्शन है, ये आप समझ नहीं होगे वैसे तो, ठीक है ना, ये अमाइन ग्रुप लगाए, ये अपना कार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये आर से मतलब बोल सकते हैं हम अपना अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारा है। इसके बाद जो हमारा CO है, जो हमारा कार्बोक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा NH3 ठीक है, ओनली NH3 रह जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, हिस्टिडीन कन्वर्ट हो जाएगा हिस्टामिन में, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद मतलब कि हिस्टामिन बन गया तो आपको पता ही क्या होगा फिर आगे, ठीक है। अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, अमीनो एसिड, मतलब कि अमीनो एसिड भी ना दो तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, पता ही होगा आपको, ठीक है। जो एसेंशियल होते हैं हमारी एक्चुअली ना 3 टाइप के होते हैं, एक सेमी एसेंशियल भी होता है, जो एसेंशियल वो हमारा बॉडी में नहीं बनाता है, जो मतलब वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसेंशियल अमीनो एसिड। जो सेमी इसेंशियल है वो कुछ बनाती है बट बहुत कम अमाउंट बनाती है, ठीक है, और जो नॉन इसेंशियल है वो भर भर के बनाती है हमारी बॉडी, ठीक है, वो ऐसा है, ठीक है। तो मासल पता लग गया आपको, ये नोट है पूरा उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि मासल्स आर प्रेजेंट इन सर्कुलेशंस फ्लो ब्लड, मासल्स नॉट रिलीज लाइक एज एन इंजरी, इफ एनी इफेक्ट्स इन्वॉल्व इन बॉडी मसल रिलीज सिस्टम टू विच रेडनेस फ्लेयरिंग, ये सब हो सकता है, कोई भी अगर सब्सटेंस आया एंटर किया, जो मैंने आपको कहानी बताई ना वही लिखनी है बस, कि कोई एंटीजन आया, एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, डीग्रेनुलेशन होगी मासल की और हिस्टामिन रिलीज हो गए और उसने एलर्जिक रिएक्शंस कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया मासल। अब बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, देखो जो एरियोलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, इट एट कनेक्ट्स एंड सराउंड्स डिफरेंट ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। दे आर फाउंड इन मोस्टली एपिथेलियल लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एपिथेलियल लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा एपिथेलियल लेयर में मिलता है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, लूज मतलब कि ढीला कनेक्टिव टिश्यू है, डेट बीन सीम बिटवीन द स्किन एंड मसल, जो कि ज़्यादा स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब ये आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम बना दो, 10 मार्क्स वक्त यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेट प्रोटेक्ट्स जॉइंट एंड बोन्स। जैसे आपको बताया, जैसे हमारे जो ईयर्स हैं वो कार्टिलेज बोन से बनी होती है, तो इसके ऊपर कार्टिलेज टिश्यू होता है, ठीक है, जैसे ईयर्स हो गए, नोज हो गए, ठीक है। इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर थ्रू आउट द बॉडी, इट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ लाइक इंक्लूडिंग एल्बोज, नीज, एंकल्स, एंड्स ऑफ रिब्स, बिटवीन वर्टिब्रेट्स, ईयर्स, नोज, यहाँ ये पाए जाते हैं। आप नाम पढ़ लो और ये बना दो आप इसकी डायग्राम, और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है कनेक्टिव टिश्यू का। हो आप सभी को अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो इतना याद रखिए कि देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। एक तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू हमारी बॉडी में, ठीक है, ये बहुत तरह का हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, जेल लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है। इसके कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े हैं, फर्स्ट तो हमने पढ़ा था एडिपोस टिश्यू होता है, फिर हमने पढ़ा था ब्लड होता है, फिर हमने पढ़ा एरियोलर टिश्यू होता है, फिर कार्टिलेज पढ़ा, फिर हमने मासल पढ़ा। तो जो अपना ब्लड सेल था
जो ब्लड था हमारा, उसमें भी वो 4 तरह के थे, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लाज्मा। फिर उनको पढ़ा कि आरबीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अभी डब्ल्यूबीसी किसके लिए होते हैं, प्लेटलेट्स किसके लिए होते हैं, प्लाज्मा किसके लिए होते हैं। ठीक है, तो यही था आज के लिए। और आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर आपको और भी मतलब कि रिमेनिंग टॉपिक्स भी देखनी है जो फार्माकोलॉजी के रिलेटेड है, ह्यूमन एनाटॉमी के रिलेटेड है, या फिर और भी कोई टॉपिक्स हैं, तो इस चैनल पे आप देख सकते हो। अभी मैं जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अपने जो अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के हैं वो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा। जो चैनल्स जो हमारे नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख ही सकते हो, वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। ज्वाइन कर लो चैनल, जो न्यू मतलब कि इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो मतलब कि न्यू अपडेट वगैरह होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू।